हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप आ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु पे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 के हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर का ये अगला पार्ट है। और इस वीडियो में हम टॉपिक लेकर के आए हैं द रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें हम ये समझेंगे कि आगे टॉपिक में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली है क्या। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक और रिक्वेस्ट की आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि एक्चुअली में रशियन रेवोल्यूशन की बैकग्राउंड क्या है, क्यों रशियन रेवोल्यूशन हुआ, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आगे के क्लासेस में ये हमारे लिए और आसान रहेगा सारे पृष्ठभूमि को समझना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक द रशियन रेवोल्यूशन। अब देखिए कि सोशलिस्ट जो पहले हमारा फैक्ट है, द सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917। पीछे के टॉपिक्स पे हमने बात किया था कि 1914 तक पूरे यूरोप में कहीं पे भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग जो थे वो गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं रहे। हमने ये जरूर देखा था कि उनकी आइडियोलॉजी इतनी इन्फ्लुएंशियल रही कि कई देशों में जहाँ पे भी दूसरे तरीके की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन को जरूर इन्फ्लुएंस कर पाते थे, ठीक है। कई जगहों पे पार्लियामेंट्री सीट जीतने में भी दूसरी पार्टियों की हेल्प की, इन्होंने साथ दिया। तो ये सिचुएशन थी वहां पे। लेकिन ये जो सिचुएशन थी यूरोप में, ये बिल्कुल रिवर्स हो गई रशिया में 1917 में। 1917 में रशिया में जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, इन्होंने पहली बार गवर्नमेंट बनाने में सफलता हासिल की, ठीक है। तो 1917 में एक अक्टूबर में रिवॉल्यूशन हुआ। अक्टूबर में बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ रशिया में, इसी को हम कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अगला है कि द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड इवेंट्स ऑफ अक्टूबर 1917। ये दोनों जो इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या, द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड इवेंट्स ऑफ अक्टूबर 1917, इन दोनों को एक साथ हम वर्ल्ड हिस्ट्री में रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दो इवेंट थे यही रशियन रिवॉल्यूशन थे। इसके अलावा 1905 में भी एक छोटा सा रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको 1905 का रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फादर गैबन के लीडरशिप में कुछ वर्कर्स अपनी डिमांड को लेकर के विंटर पैलेस गए और वहां पे उनको उनके ऊपर गोलीबारी की गई। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसको हम कहते हैं 1905 का रिवॉल्यूशन। लेकिन बेसिकली जो 1917 में फरवरी में और अक्टूबर में जो रिवॉल्यूशन हुए, इन दोनों इंसिडेंट को एक साथ हम वर्ल्ड हिस्ट्री में रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये भी समझ लेना जरूरी है कि रिवॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन ये चीज होता है कि बहुत पहले से कोई सिस्टम चला आ रहा हो, ठीक है, खास करके हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये चीज होती है रिवॉल्यूशन, कि कोई सिस्टम जो बहुत पहले से चला आ रहा हो और उस सिस्टम में कुछ ऐसी डिमेरिट्स हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हो, ठीक है, और लोगों के फेवर में ना हो वो चीजें। तो
उसको चेंज करने के लिए, उसको बदलने के लिए जो लोगों का एक मोमेंट होता है, एक आक्रोश होता है, ठीक है, एंड उस मोमेंट के जरिए वो इतने लंबे समय से चले आ रहे हैं सिस्टम को एक बहुत शॉर्ट इंटरवल में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन सिस्टम को चेंज कर देते हैं। इसको कहते हैं हम रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब दुनिया में जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं आज तक या आने वाले टाइम में भी जो रिवॉल्यूशन होंगे, उन रिवॉल्यूशंस के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, कई कारण होते हैं। कोई भी रिवॉल्यूशन अचानक से एक ही दिन में नहीं हो जाता है। उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है काफी लंबे समय से चला आ रहा होता है। और किसी भी दुनिया के किसी भी रिवॉल्यूशन को समझने के लिए हमें 4 एस्पेक्ट को उस सोसाइटी के, उस कंट्री के जहां पे भी या जिस रिवॉल्यूशन को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उसके 4 एस्पेक्ट को देखना जरूरी होता है। वो होता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉजेज, ठीक है। बेसिकली इन 4 चीजों और उनके छोटे छोटे अपने मतलब सब एरियाज भी होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिल करके या एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, ठीक है, एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं किसी बड़े रिवॉल्यूशन की। तो चाहे आपने क्लास 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हो या फिर ये रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे भी यही कॉन्टेक्स्ट है, यही एस्पेक्ट आपको जानने की कोशिश करनी है कि क्या कंडीशन रही रशिया में सोशल स्फीयर पे, इकोनॉमिक स्फीयर पे, पॉलिटिकल स्फीयर पे और रिलीजियस स्फीयर पे, जिससे कि लोगों की परेशानियां बढ़ी और लोग इतने आक्रोशित हो गए कि 1917 में 2 फेजेस में रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी रशियन एम्पायर 1914 में, ठीक है। ये हम आपको बार बार ये जो डेट बता रहे हैं 1914, ये इसलिए बता रहे हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है दुनिया की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क इवेंट है। तो ये जो रशियन रेवोल्यूशन है इसके आसपास का ही एक रिवॉल्यूशन है और इस वर्ल्ड वॉर का भी, रशियन रिवॉल्यूशन की जो डिफरेंट कॉजेज है उसमें इसका भी काफी रोल रहा है। इसलिए हम इस लैंडमार्क को देख रहे हैं कि यहाँ पे 1914 में रशिया की क्या कंडीशन है। इस समय रशिया का जो एम्पायर था वो था जार निकोलस II। अब यहां पे देखिए एक टर्म आया जार। जार का मतलब होता है रशिया का जो मोनार्क होता था, ठीक है, वो जो पोस्ट होती थी मोनार्क की या जो राजा होता था, राजा का जो पोस्ट होता था उसको कहा जाता था जार, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो एम्पायर था रशिया का 1914 के आसपास कौन था, जार निकोलस II, ठीक है। अब एक चीज और समझिए कि एम्पायर का मतलब होता है, क्या होता है कि कोई एक पावरफुल मोनार्क है, किंग है, ठीक है, उसके कंट्रोल में जितनी भी टेरिटरी आती है वो उसका एम्पायर कहलाता है और वो उस पूरे एरिया का एम्पायर कहलाता है, ठीक है। तो अब ये जो जार निकोलस II है इसके कंट्रोल में कौन कौन से एरिया आते थे, ठीक है। इसके एरिया जो थे, रशिया का तो मेन रीजन था ही। आज की जो एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशिया के कुछ स्टेट्स भी आते थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। ये सारे कंट्रीज वर्ल्ड मैप एटलस खोल करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो सारे कंट्रीज थे बाद में मतलब पीरियड ऑफ टाइम ये रशियन एम्पायर से टूट के अलग हो गए, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया था और रशिया का आज का जो एरिया है ये सब मिला करके क्या होता था, रशियन एम्पायर था 1914 में। अब एक चीज और यहाँ पे जानना जरूरी है कि वहां की रिलीजियस कंपोजिशन क्या थी, किस किस धर्म के किस किस रिलीजन में विश्वास करने वाले लोग वहां पे रहते थे। तो वहां पे रहते थे
रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि किससे निकल के आए थे? ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकल के आए थे। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी या ऑर्थोडॉक्स चर्च का मतलब है कि जो क्रिश्चियनिटी की जो टीचिंग्स है उसको एज इट इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स चर्च। ठीक है, तो जहां से निकल गया है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से, तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। इसके अलावा कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक्स वो जो कि आपको बाइबल की जो ओरिजिनल टीचिंग है उसमें बिलीव करने वाले जो लोग हैं उनको हम कहते हैं कैथोलिक्स। और प्रोटेस्टेंट, मार्टिन लूथर ने जो क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म मूवमेंट चलाया था उसके जो फॉलोअर हुए वो कहलाए प्रोटेस्टेंट। तो ये दोनों मत के लोग भी थे, इन दोनों रिलीजन में बिलीव करने वाले लोग थे। इसके अलावा मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। तो ये सारे रिलीजियस कंपोजिशन थे रशिया की। ठीक है, अब इन्हीं बैकग्राउंड पे ये जो पूरी पृष्ठभूमि है, ये जो एक स्टेज सेक्ट है, इस स्टेज पे ही रशिया की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स वहाँ की इन्फ्लुएंस होती है और लोगों का जो एक मतलब सिस्टम के खिलाफ जो आवाज है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और उसका कल्मिनेशन है फरवरी में 1970 में, अक्टूबर 1970 में, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि रशिया की सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, और वहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सोशल इकोनॉमिक लेवल पे रशिया में क्या हो रहा था जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्यूशन स्पार्क ऑफ हुआ। ठीक है, और इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ जिसने सिर्फ रशिया के ही हिस्ट्री को नहीं बदल के रखा, दुनिया को भी काफी गहरे तरीके से इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु। कहने की जरूरत नहीं है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ डिजिटल गुरु। थैंक यू।